उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं और लगातार राष्ट्रवादी लोग जो चाहते हैं राष्ट्र को बचाया जा सके, राज्य को बचाया जा सके, निकलकर सामने भी आ रहे हैं और चुनावी रणभूमि में अपना हाथ आजमा रहे हैं। आप देख रहे हैं GLCC न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ फरहान। और आज हमारे साथ मौजूद हैं अशोक श्रीवास्तव, जो कि सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, पूर्वांचल भोजपुरी महासभा के भी अध्यक्ष हैं। वह भी उत्तर प्रदेश के चुनावों में हाथ आजमाने के लिए निकले हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर वह यह सोचते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत सकते हैं और मौजूदा सरकार को टक्कर दे सकते हैं। जहां पर उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े दल मौजूद हैं, वहां पर एक नई पार्टी का चुनाव लड़ना कितना सफलतापूर्वक रहता है, आइए हम उनसे खुद जानते हैं। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। हम ये जानना चाहेंगे कि इस बार चुनाव में अनेकों मुद्दे हैं, गुंडा राज को लेकर भी, विकास को लेकर भी। आप किस मुद्दे को लेकर इस उत्तर प्रदेश की भूमि में उतरे हैं? मैं अशोक श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी, शॉर्ट में सुभाष पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते इस चुनाव में हम लोग उतरे हैं। हमारी पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है और हमारा चुनाव चिन्ह अलमीरा है। पूरे उत्तर प्रदेश में हम 85 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। हो सकता है कि अभी 10-15 दिन बाकी हैं, जिसमें कि प्लस माइनस की भी गुंजाइश है। हम घटते हुए ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि हम अपनी संख्या को बढ़ा पाएंगे। जहाँ तक मुद्दे का सवाल है, पूरे उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का राज है और बीजेपी एक ऐसी चाल चली है कि हिंदू और मुस्लिम की कौम को बांटने का इरादा लेकर के राजनीति को बिगाड़ना चाहती है और पूरे उत्तर प्रदेश में एक उपद्रव की स्थिति पैदा करना चाहती है। हम लोग सुभाषवादी सोच के आदमी हैं, नेताजी सुभाष चंद्र के फॉलोअर हैं, जिन्होंने एक सपना देखा था भारत को आज़ाद करना, और ये भी सपना देखा था कि भारत का स्वरूप कैसा हो। आज़ाद तो वो कर पाए, लेकिन जो एक स्वरूप होना चाहिए उसको वो नहीं देख पाए। उसी स्वरूप को देखने के लिए, उस स्वरूप को बनाने के लिए हम लोग निकले हैं और उसी सोच को लेकर के राजनीतिक पार्टी बना करके पूरे उत्तर प्रदेश में हम अपने प्रत्याशियों को उतारे हैं। जो सुभाष चंद्र बोस का सपना था उसी को साकार करेंगे। एक स्वच्छ भारत हो, स्वच्छ उत्तर प्रदेश हो, ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार से मुक्त उत्तर प्रदेश हो, जो महिलाएं हैं उनको अपना अधिकार मिले और जो ये शिक्षा प्राप्त किए हुए लड़के हैं उन लोगों को उचित नौकरी मिले, बेरोजगारी दूर हो और जो महंगाई की समस्या है उसे किसी तरह से निजात पाया जाए, यही हमारे पार्टी का उद्देश्य है। साहिबाबाद विधानसभा से सुजीत तिवारी आपके प्रत्याशी हैं और यहाँ से सुनील शर्मा भाजपा के प्रत्याशी हैं और साहिबाबाद विधानसभा में पूर्वांचल के लोगों की, और आप पूर्वांचल से ही ताल्लुक़ रखते हैं, एक बड़ी संख्या है। लेकिन सुनील शर्मा के साथ भी एक संख्या है पूर्वांचल के लोगों की। तो आप कैसे स्ट्रगल कर पाइएगा उन लोगों के बीच में जब वो वोट बट रहा है? आपको पूर्वांचल वोटों की ही ज़्यादा उम्मीद रहेगी जब आप वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप उनको कैसे कन्वेंस करेंगे, क्या कहेंगे, कैसे मनाएंगे वो उन लोगों को? पार्टी बनाते समय हम बिल्कुल ये सोच करके नहीं चले हैं कि केवल पूर्वांचल बेस ये पार्टी है। इत्तेफाक की बात है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं पूर्वांचल का हूँ और ये भी इत्तेफाक की बात है कि साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से हमारा प्रत्याशी जो सुजीत तिवारी हैं वो भी पूर्वांचल के हैं। लेकिन हमारे पार्टी के संस्थापक भाई सत्येंद्र यादव जी हैं जो पश्चिमांचल के हैं। हम लोगों के दिमाग में पूर्वांचल और पश्चिमांचल ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो आज के परिप्रेक्ष्य में जो राजनीति की परिभाषा हो गई है उसमें जातिवाद, क्षेत्रवाद, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उससे हम लोग भी अलग नहीं हैं, हम लोग भी अनछुए नहीं हैं। हम लोगों की जो संख्या पूर्वांचल के लोगों की है उनसे हम अपील भी किए हैं और यहाँ के लोगों से भी अपील किए हैं, लेकिन विशेष तौर से अपील हमारा वही सुन पाएगा जो कि हमारे पूर्वांचल का होगा। तो निश्चित रूप से हम उनसे जो अपील किए हैं कि पूर्वांचल के लोग हमारे प्रत्याशी जो सुजीत तिवारी को विजयी बनावें, और ये तभी संभव होगा कि जो यहाँ पर बैठे हुए सुनील
शर्मा जी जो पहले के विधायक हैं उनको टिकट दिया गया, तो ये संभावना बन रही है कि वो जीत सकते हैं, लेकिन हम लोग उनको हराने का काम करेंगे और पूर्वांचल के लोग बिल्कुल हमारे सुजीत तिवारी प्रत्याशी के साथ है। देखा जाए पूर्वांचल के जो बड़े चेहरे हैं, जैसे कि मनोज तिवारी की बात करें हम, और रवि किशन हो गए, तो वह भारतीय जनता पार्टी से अटैच हैं। तो आपने किसी बड़े चेहरे को उतारने की कोशिश नहीं करी या पार्टी में जोड़ने की कोशिश नहीं करी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त तो विशिष्ट व्यक्तियों पर चुनाव खेल रही है, जो हस्तियां हैं, चाहे वह सनी देओल हो, रवि किशन हो, तो दिनेश लाल यादव हो, तो लगातार बड़े चेहरों पर अपना हाथ आजमा रही है। तो आपने ऐसा कोई प्रयास करने की कोशिश नहीं की? नहीं, देखिए, अब ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े चेहरे के इफेक्ट से लोग वोट दे देंगे। मनोज तिवारी अपनी जगह पर है, रवि किशन जी अपनी जगह पर है, भीड़ जुटाने का काम करने वाले ये लोग हो गए हैं। अब तो हर व्यक्ति अपना खुद ही सोचता है कि हमारा क्या कर्तव्य है और किसको वोट देने से हमारी भलाई हो सकती है। तो जो नीचे के लोग हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो सो कॉल्ड नेता हर इलाके में 2-4 इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि बिकाऊ नेता होते हैं। सो कॉल्ड नेता के साथ साथ एक शब्द उनके साथ जुड़ा हुआ है कि वो बिकाऊ नेता है। तो उन बिकाऊ नेता को अगर माइनस करके चले तो जो ज़मीन का वोटर है वो वोटर जरूर समझता है कि किसको वोट देने से हमारा भला हो सकता है। एक छोटा आदमी को अगर वोट देता है तो अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए, अपने काम को कराने के लिए उस आदमी के पास निसंकोच पहुंच सकता है और पूरा करवा सकता है। तो आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं कि कोई सेलिब्रिटी आप ला करके वोट को अपने तरफ खींच सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो काम करेगा वही राज करेगा। इस बार का यूपी का विधानसभा चुनाव सबसे बड़ा चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि पिछली बार योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया। चुनाव जीतने के बाद वह मुख्यमंत्री बने। यह देखा जाए तो यह उनका पहला चुनाव है मुख्यमंत्री जिसमें वह बनना चाहेंगे, जिसकी वह आशा करते हैं। तो सारे दल गठबंधन कर रहे हैं, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो, आरएलडी से गठबंधन करा, जबकि घोर विरोधी थे एक समय मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद, आपस में उनकी तकरार थी, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए है ही। तो आप बिना किसी गठबंधन के कैसे उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर सीटें ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकेंगे? ऐसा है, गठबंधन के लिए भी हम लोगों के सामने भी बहुत अपॉर्चुनिटी थी। कई पार्टियां ने हम लोगों से संपर्क किया था। समाजवादी पार्टी ने किया क्या? बड़ी बड़ी पार्टियों ने किया था। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन बड़ी पार्टियों ने भी हमसे संपर्क करने की कोशिश की थी। लेकिन हमारा जो सोचने का तरीका ये था कि हम 4 साल पहले ही हमारी पार्टी रजिस्टर्ड हुई थी और हम अपने पार्टी को घर घर पहुँचाना चाहते हैं। अगर किसी के साथ हम गठबंधन में पढ़ते हैं तो 2 या 4 सीट या 5 सीट हमको देगा। उससे जो हमारा मुहिम है कि घर घर हमारे पार्टी का पहचान बने, वो पूरा नहीं हो सकता। इसलिए हम गठबंधन से दूर हैं। हम अपने उसूलों पे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमको वसूल दिया है, जिसको लेकर के हम चल रहे हैं, उसी की वजह से हम पूरे उत्तर प्रदेश में अपने प्रचार को, अपने पार्टी को स्थापित करने के लिए आगे बढ़े और 85-86 सीटों पर हम अपना उम्मीदवार उतार सके हैं। कुछ सिद्धांतों को परे रख दिया गया इन चुनावों के चलते क्या कहूँ, 2014 के बाद, जैसे कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा करना या हिंदुत्व पर ही चुनाव लड़ना। तो यहाँ कहीं ना कहीं जद में राहुल गांधी भी आते हुए नजर आए कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ। मौजूदा समय में यदि हम अखिलेश यादव को देखते हैं तो वह भी कभी भगवान परशुराम के मंदिर की बात करते हैं या राम जन्मभूमि की बात करते हुए नज़र आते हैं। और पश्चिम बंगाल चुनावों में देखें तो ममता बनर्जी भी लगातार मंदिरों के दौरे कर रही थी। तो इस जो राम राज्य की धारणा चल रही है, वहाँ आप सेकुलर मुखौटा लेके कैसे स्ट्रगल कर पाइएगा? देखिए, जितने लोगों का नाम आपने लिया है ना, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारी अपनी जानकारी है उस हिसाब से पार्टी चलाना एक अलग बात है और देश चलाना अलग बात है। ये सभी लोग पार्टी चला रहे हैं और हमारा उद्देश्य देश चलाने का है। देश जो मांगेगा, देश की जो अपनी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं। लेकिन हो आपको सकता नहीं है लगता कि कि आज नहीं, कल नहीं तो परसों हम देश चलाएंगे, हम पार्टी चलाने के उद्देश्य से आगे नहीं बढ़े हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस वक्त जनता धार्मिक रंग मांग रही है कहीं ना कहीं, कि आप धार्मिक नारा दीजिए तब हम आपके साथ खड़े होंगे? नहीं,
मैं मानता हूं कि जनता मांग रही है कि धार्मिक नारा, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो कि इस चीज़ को नहीं पसंद कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस इस चीज़ को नहीं पसंद करते बिल्कुल थे और हम लोग उनके फॉलोअर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भले ही हम 20% हैं, 30% हैं, 10% हो सकते हैं, लेकिन हम अपने असूलों को नहीं बेच सकते। हम जब भी कामयाब होंगे तो हम अपने असूलों पे होंगे। हम अपनी ज़िंदगी को उसी पर निछावर किए हैं कि कैसे हम उनके असूलों को पूरा कर सकें। मानिए 85 सीटों में आप 85 सीटें जीत जाते हैं और आपके गठबंधन से ही सरकार टिकी हुई है। यदि आप सहयोग करते हैं, सरकार बन जाती है। भाजपा भी आपसे सहयोग मांग रही है, समाजवादी पार्टी भी आपसे सहयोग मांग रही है, तो किसके पक्ष में जाएंगे? नहीं, देखिए, जब हमारे 2 या 4 या 10 जो भी हों, अगर जीत करके आते हैं तो उस समय हम सोचेंगे कि किसके सहयोग में जाना चाहिए। कोई पहले बात आती है कि वो सहयोग हमसे मांगता है कि नहीं। यदि मांगते अगर वो मांगता होगा तो हम इस वजह से उसके साथ सहयोग में नहीं चले जाएंगे कि वो सहयोग मांग रहा है और कोई हम उससे फ़ायदा उठा लें। जाना पड़ा तो इसलिए चले जाएंगे कि अगर हमारे सहयोग देने से सरकार बन रही होगी और सहयोग न देने से सरकार नहीं बन रही होगी, तो ऐसी स्थिति में हम सहयोग देंगे, चाहे वो पार्टी कोई भी हो। तो मौजूदा सर, अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो वो कौन सी कमियां आपकी नज़र में हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ले डूबी? मेरे समझ से तो एक शब्द ही काफ़ी है कि केवल प्राउड की वजह से ही हारेगी तो हारेगी। जो घमंड उसे आ गया है वही उसको ले डूबेगी, ऐसा आम जनता मान रही है। लेकिन जो उनके महत्वाकांक्षी फॉलोअर है, फॉलोअर मैं नहीं कह रहा हूँ केवल, जो महत्वाकांक्षी फॉलोअर हैं वही उनके गुण गा रहे हैं। उनके वजह से जो होना होगा होगा, लेकिन अगर डूबेगी तो केवल प्राउड और घमंड की वजह से डूबेगी। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही, यह चुनाव 80 और 20 का है, 80 बनाम 20 का है। आपको क्या लगता है, ये 80 और 20 का क्या इनका संदर्भ है, क्या कहना चाह रहे हैं ये? आप तो बहुत अच्छे और समझदार जर्नलिस्ट लग रहे हैं। कोई भी पार्टी से अगर पूछिएगा, हमसे भी पूछिएगा, तो मैं यही कह दूंगा कि हम भी सरकार बनाने जा रहे हैं या सरकार बनाने में सहयोगी हैं। योगी जी का भी वही कहना है, अखिलेश जी का वही कहना है। हमसे भी पूछेंगे तो हम भी यही कहेंगे कि हमारे बिना सहयोग के सरकार नहीं बनेगी। ये कोई आदमी अपने को छोटा आंक ही नहीं रहा है। नहीं, ये 80 क्या दर्शाना चाहते हैं कि 80% हिंदू हमारे साथ है यूपी का, 20% मुस्लिम बिल्कुल अलग है। जब वह इतनी गारंटी के साथ कह रहे हैं कि 80% हिंदू हमारे साथ है, तो आपकी दाल कैसे गलेगी फिर, जब हिंदू तो उनके ही साथ है? भाई साहब, हमारी दाल गले या न गले, जो सीधे प्रतिद्वंदी है अखिलेश जी, अगर वही समझ जाते कि 80 और 20 की लड़ाई है तो लड़ाई में कहाँ से जाते? और ये जो सर्वे आप लोग दिखा रहे हैं, वो सर्वे तो दिखा रहा है कि 90 और 100 की लड़ाई है। तो अगर वैसी पार्टियां लड़ाई लड़ रही हैं, इसका मतलब कि वो एग्जिस्टेंस में हैं। अगर वो एग्जिस्टेंस में, तो मैं तो इतना ही मान के चलता हूँ कि भगवान करे कि हम खाली सहयोगी के रूप में उभर करके आ जाए और हमारे पार्टी का प्रचार प्रसार हो जाए। हमारा तो 2 ही मकसद है कि पार्टी का प्रचार हो, हम जिस मकसद को लेकर के चले हैं उस तरह के फॉलोअर हमारे साथ आ जाएं, और उसके बाद अगर कहीं जीत करके 2-4 सीट 10 सीट पर आते हैं तो सरकार बनाने में अगर हमारी भूमिका की ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपनी भूमिका अदा कर सके, इतना ही सोच कर चले हैं। समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर गुंडाराज का आरोप लगाती है और भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पे गुंडाराज का आरोप लगाती है। आपकी नज़र में दरअसल किसके कार्यकाल में गुंडाराज बढ़ा है? मैं किसी को खराब नहीं कह रहा हूँ जी, मैं तो केवल अपने को अच्छा कह रहा हूँ। हमारे नज़र में कोई खराब नहीं है। हम अच्छे हैं इसलिए कि हम सुभाष चंद्र बोस के फॉलोअर हैं। तो यहाँ मसला ये रहता है कि आप 85 सीटों में लड़ रहे हैं, जैसे कि MIM भी 100 सीटों में लड़ रही हैं, तो अभी आप किसी प्रकार के वादे नहीं कर सकते क्योंकि सत्ता आप बना नहीं सकते। स्वतंत्र रहकर आप किसी के साथ ही रहेंगे। जब आप पहले से डिक्लेयर नहीं करेंगे तो जनता को कैसे लुभाएंगे? एक लुभावना डायलॉग चलता है राजनीति में। आप जनसभा भी कर रहे हैं तो उसे आप लालच कह लें या वादा कह लें या जुमला कह लें, कुछ ना कुछ तो चलता है। जब आप अकेले पार्टी नहीं बना, सत्ता में नहीं आ पाइएगा, तो आप कोई जुमला भी नहीं देंगे।
तो इसका मतलब है कि आपको पहले से यह बताना पड़ेगा जनता को कि जैसे अब अखिलेश यादव बिजली फ्री की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी राम राज्य की बात कर रही है, तो आपको एक स्टैंड तो लेना होगा ना। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं जनरलाइज वे में कोई वादा नहीं करना चाहता। हम तो जहाँ जहाँ लड़ रहे हैं वहाँ की जो स्थानीय समस्याएं हैं वही हमारा घोषणा पत्र है। मान लीजिए कि हम कह दें कि वहाँ पर गुंडा राज चल रहा है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में तो गुंडा राज नहीं है। बिल्कुल। किसी जिले में है, किसी जिले में शांति है। बिल्कुल। इसलिए हमारा कोई ऐसा संकल्प नहीं है जो जनरलाइज हो। हम तो स्थानीय लेवल पे जो वहाँ की समस्या है, जैसे कि सुजीत तिवारी जी को हमने अपना प्रत्याशी बनाया, तो शहीबाबाद क्षेत्र में अस्पताल की ज़रूरत है, शहीबाबाद क्षेत्र में लड़कियों के लिए कॉलेज की ज़रूरत है, शहीबाबाद क्षेत्र में अच्छे पानी की ज़रूरत है। उन सब समस्याओं को लेकर के हम अपने घोषणा पत्र में, सुजीत तिवारी जी अपने घोषणा पत्र में लेकर चले हैं जी, और उसको हम पूरा करवाने के लिए संकल्प लेकर के चले हैं। बाकी ये है कि अगर हमको मौका मिलता है कि सरकार के साथ सम्मिलित होने के लिए, तब हम अपनी जो घोषणा पत्र अलग अलग इलाके में हैं, उस घोषणा पत्र में को कैसे कार्यान्वित करा पाए, कैसे इन्फोर्स करा पाए, इसके लिए हम सरकार की मदद लेंगे। अपने घोषणा पत्र को पूरा कराने के लिए, जो पूरा करेगा उसको आप सहयोग देंगे। हाँ। अगर देखा जाए तो पश्चिमी क्षेत्रों में पूर्वांचल वासियों के लिए असल समस्या क्या है आपकी नज़र में? नहीं, हमारे देखिए, मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ की राजेंद्र बाबू और लालू यादव रहते थे या रहते हैं, उनके बीच के इलाके का मैं रहने वाला हूँ। मैं 1974 में पश्चिम में आ गया और बड़े संघर्ष के पास हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो हम लोगों की जो अपनी पूर्वांचल की स्थिति पश्चिमांचल में है, उनकी एग्जिस्टेंस को मजबूत करने के लिए हमारी एक लड़ाई है। उस मुहिम को लेकर के चले हैं। मैं नहीं कहता कि पूरे हिंदुस्तान को बदल दूंगा, बिल्कुल। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि माना कि सारे चमन को गुलजार नहीं कर सकते, लेकिन रास्ते से एक आटा तो कम कर सकते हैं, रास्ते से एक आटा तो कम कर सकते हैं, रास्ते से एक आटा तो कम कर सकते हैं। हिंदू मुसलमान के चुनाव को खत्म करके आप पश्चिम वर्सेस पूर्वांचल मत कर दीजिएगा। नहीं, वर्सेस करने का हम तो पश्चिमांचल के लोगों के सहयोग से अपनी एग्जिस्टेंस बनाए हैं। हम सेतु का काम कर रहे हैं पश्चिमांचल और पूर्वांचल के बीच। और हमारे जो पार्टी के संस्थापक हैं भाई सत्येंद्र यादव जी, वो पश्चिमांचल के हैं और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं पूर्वांचल का हूँ। तो हम तो दोनों मिलकर के एक सेतु का निर्माण किए हैं। बिल्कुल। और उस सेतु के माध्यम से उस सेतु पर पश्चिमांचल के लोग भी चले और पूर्वांचल के लोग भी चले, ऐसा हमारा सोच है। तो सुनील शर्मा के संबंध में 2 शब्द जो मौजूद है। सुनील शर्मा जी की जो वर्तमान स्थिति है, वो स्थिति मुझे नहीं लगता कि वो जीतेंगे और पूर्वांचल के लोग उससे असंतुष्ट हैं। कुछ उनको घेराबंदी जरूर किए हुए हैं, उनकी पॉलिसी लगा करके, चाहे खुले शब्दों में कह देते चमचागिरी करके उनके साथ लगे हुए हैं। लेकिन उससे उनको भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग उनके साथ नहीं हैं, बल्कि किसी न किसी मिशन के लेकर के उनके साथ घूम रहे हैं, जो कि एक खतरनाक रूप पैदा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इस बार विधानसभा चुनावों में आप देख रहे हैं कि बड़े से बड़े कद्दावर नेता पूर्वांचल से भी चाहे पश्चिम से हों, ज़मीन पर उतर चुके हैं। अब देखना है इस चुनावी दंगल में आखिरकार जीत किसकी होती है। और हमारा कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य दें कि आप इस कार्यक्रम के बारे में क्या सोच रहे हैं। जैसा कि इन्होंने कहा, पूर्वांचल और पश्चिम क्षेत्र के संबंध में कि एक सेतु का काम कर रहे हैं, इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।